नमस्कार। नई परख में हम अखबारों में छपने वाले लेखों के बारे में चर्चा की एक श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं। इसमें हम अलग-अलग अखबारों में छपने वाले कुछ प्रमुख लेखों के बारे में आलोचनात्मक रूप से चर्चा करेंगे। आज के इस अंक में मैं आपसे डॉक्टर राकेश सिन्हा के द्वारा 1 फरवरी 2023 को लिखे गए एक लेख के बारे में चर्चा करूँगा। डॉक्टर सिन्हा के द्वारा लिखे गए इस लेख का शीर्षक है अ यात्रा नीदर हेयर नॉट देयर, यानी कि एक भटकी हुई या बिना वजह चलने वाली यात्रा। निश्चित रूप से यह लेख भारत जोड़ो यात्रा के बारे में है और राकेश सिन्हा का यह लेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान एक ऐसे बुद्धिजीवी नेता की बनाई है जो अलग-अलग विषयों पर काफ़ी व्यवस्थित तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। टीवी पर चलने वाली चिल्लम पोस्ट से अलग यहाँ जो तर्क राकेश सिन्हा प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, वह तर्क काफ़ी व्यवस्थित तरीके से सामने आता है। हम आगे यह देखेंगे कि उनके तर्क क्या हैं और इन तर्कों की सीमाएँ क्या हैं। राकेश सिन्हा यह कहते हैं कि असल में हर एक राजनीतिक व्यवस्था में जब राजनीतिक दल खुद को बदलते नहीं हैं, तो वो अप्रासंगिक हो जाते हैं। और हर देश की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आता है, जब वहाँ के राजनीतिक दलों को खुद को बदलना पड़ता है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि 1970 के दशक में जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री बनी, तो एक ऐसी परिस्थिति बनी जिससे जिससे इंग्लैंड के दोनों दलों यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी दोनों को ही अपने दर्शन में, अपनी आर्थिक नीतियों में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ा। उसके बाद राकेश सिन्हा का यह तर्क है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा में एक तरीके का पारंपरिक राजनीति करने का मोह दिखता है और वो वर्तमान दौर में जो देश की राजनीति बदल चुकी है, उस हकीकत को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। सिन्हा यह कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मुख्य रूप से G23 के द्वारा प्रस्तुत किए गए दबावों के खिलाफ एक तरीके से अपने नेतृत्व को स्थापित करने की कोशिश थी। एक वंशवादी नेतृत्व की प्रासंगिकता कांग्रेस में बनी हुई है, यह दिखाने की कोशिश थी। और वे यह कहते हैं कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान अलग-अलग स्थानों पर गए और उन्होंने तकरीबन 4000 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन कहीं भी अलग-अलग मसलों पर वो कोई साफ दृष्टि देने में सफल नहीं हो पाए। राकेश सिन्हा का यह कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा की जो सबसे बुनियादी कमी रही, वह यह कि इसमें आर्थिक दर्शन के नाम पर राहुल गांधी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया जो गरीबों की बात करता है। एक योद्धा के रूप में या कई बार एक संत के रूप में राहुल गांधी को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी में जहां एक ओर राहुल गांधी गरीबों की हित की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर नव उदारवाद को लेकर एक आकर्षण बना हुआ है। राकेश सिन्हा यह कहते हैं कि जो कांग्रेस की स्थिति है और जो राहुल गांधी की स्थिति है, शायद वही एक बड़ा कारण है जिसके कारण समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड या डीएमके जैसे दल इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वे कांग्रेस के नेतृत्व में काम करेंगे या फिर कांग्रेस के नेतृत्व के भीतर जो राहुल गांधी की स्थिति है उसको स्वीकार करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम में जुड़ेंगे। राकेश सिन्हा यह भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव देश की राजनीति में किया है और वह बदलाव क्या है? वह बदलाव यह है कि उन्होंने देश की राजनीति को गरीबों की भलाई की दिशा में मोड़ा है। उनके द्वारा जो गरीबों की भलाई के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम बनाए गए हैं, उन कार्यक्रमों की काफ़ी भूरी-भूरी प्रशंसा राकेश सिन्हा करते हैं और वो यह कहते हैं कि असल में नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए हैं, जिन्होंने क्रोनिक कैपिटलिज्म का प्रतिरोध किया है और उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया है कि गरीबों तक सारी जो लाभप्रद योजनाएं हैं वो पहुंचें। और राहुल गांधी तमाम बातों के बावजूद अपने दल के भीतर जो आर्थिक नीतियों को लेकर एक अंतर्द्वंद है, उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। राकेश सिन्हा यह भी कहते हैं कि राहुल गांधी अलग-अलग स्थानों पर अपने आप को हिंदू के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं, जो राकेश सिन्हा के हिसाब से एक अच्छी बात है, लेकिन वे बुनियादी रूप से इस अंतर्विरोध से नहीं निपट पाए हैं कि आखिर भारत की जो एक अपनी पहचान है, उसको वो कैसे देखते हैं।
राकेश सिन्हा इस बात पर जोर देते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के नाम पर एक ऐसी पहचान होती है जो संविधान के दायरे से आगे जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि सारी बातें हमें संवैधानिक मूल्यों के तहत ही मिल जाए, और कुछ पहचान ऐसे हैं जो संविधान के मूल्यों से आगे जाकर हमें हासिल करने होते हैं। और उनका यह कहना है कि नरेंद्र मोदी ने सभ्यता और संस्कृति के इस विमर्श को आगे बढ़ाने का काम किया है, और एक तरीके से वो व्यू औपनिवेशीकरण या डीकोलोनाइजेशन की पूरी धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। राकेश सिन्हा यह भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान आरएसएस के बारे में बहुत कुछ नकारात्मक बातें कही, कई बार वो वीर सावरकर के बारे में बोले, लेकिन ये सारी बातें अब आम जनता के लिए प्रासंगिक नहीं रह गई हैं। ये बातें कुछ नेहरूवादी विद्वानों को आकर्षित कर सकती हैं, कुछ मार्क्सवादियों को आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन आम जनता इन बातों से अब आकर्षित नहीं होती है। और उसके लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह भारत की सभ्यता और संस्कृति के आधार पर जो उसकी पहचान है उससे जुड़ा मुद्दा है। और राहुल गांधी इस प्रश्न को पूरी तरीके से एड्रेस करने में, इस प्रश्न को संबोधित करने में विफल साबित हुए हैं, क्योंकि उनके पास सेकुलरवाद या सेकुलरिज्म की कोई साफ समझ नहीं है। वो डीकोलोनाइजेशन जैसी चीजों के बारे में कोई साफ समझ नहीं रखते हैं। और राकेश सिन्हा यह भी कहते हैं कि यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र मोदी का विरोध कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी करते हैं जो कक्षाओं में फ्रेंच फेनो जैसे विद्वानों को पढ़ाते हैं, जिन्होंने डीकोलोनाइजेशन की बात की, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किस तरीके से जो औपनिवेशिक पहचान है उससे बाहर निकलने की जरूरत है। कुल मिलाकर राकेश सिन्हा का कहना यह है कि राहुल गांधी की जो पूरी भारत जोड़ो यात्रा थी वो एक पारंपरिक राजनीति के तहत अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश थी, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति उससे काफी आगे जा चुकी है, और इस लिहाज से राहुल गांधी की यात्रा कोई खास असर भारत की राजनीति पर डाल पाएगी, ऐसा नहीं लगता है। निश्चित रूप से राकेश सिन्हा के जो विचार हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में एक आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करते हैं, और इसके लिए राकेश सिन्हा की भूरी भूरी तारीफ भी की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी को निशाना बनाने के बजाय उन्होंने इस बात को डिकोड करने की कोशिश की है कि जो राहुल गांधी खुद को एक नए राहुल गांधी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं वो उस राहुल गांधी की सीमाएं क्या हैं। लेकिन राकेश सिन्हा के इस लेख में कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में सोचते हुए काफी गहरे सवाल सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर राकेश सिन्हा भारत जोड़ो यात्रा के मूल लक्ष्य और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बीच के अंतर विरोध पर कोई बात नहीं कहते हैं। वो यह नहीं बताते हैं कि क्या हिंदुस्तान की राजनीति में सामाजिक धार्मिक समरसता मौजूद है। वे इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि क्या बेरोजगारी और महंगाई आम जनता को परेशान करने वाले सवाल नहीं हैं। वे बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से यह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं जो क्रोनिक कैपिटलिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि खुद नरेंद्र मोदी पर यह बहुत ही गंभीर और विश्वसनीय आरोप लगता रहा है कि उन्होंने अपने शासन के दौरान गौतम अडानी या मुकेश अंबानी के रूप में कुछ इक्का दुक्का या और 3-4 पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम किया है। हर जगह ऐसे ही पूंजीपतियों को लाभ हो रहा है, पूंजी का संकेंद्रण बढ़ा है। तो ऐसे में इनका यह तर्क, यानी कि डॉक्टर सिन्हा का यह तर्क थोड़ा हास्यास्पद सा लगता है कि नरेंद्र मोदी क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मुकाबला करने वाले राजनेता के रूप में सामने आए हैं। तीसरे स्तर पर राकेश सिन्हा यह कहते हैं कि हर एक देश या समाज की एक ऐसी पहचान होती है जिसे पूरी तरीके से संवैधानिक प्रावधानों या संविधान के मूल्यों के तहत ही सिमटाया नहीं जा सकता है, बल्कि उससे आगे जाकर देखने की जरूरत होती है। अब ऐसे में अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, अपने देश की बात करें, तो ऐसी पहचान हो सकती है, लेकिन ऐसी पहचान की विशेषताएं क्या हैं? क्या वह एकाश्मी या एक तरीके की होमोजेनस पहचान के रूप में है? क्योंकि अगर वह पहचान संविधान के मूल्यों के विपरीत जाती है, अगर वह पहचान बहुसंख्यकवाद की स्थापना करने की कोशिश करती है, अगर वह पहचान समाज के वंचित तबकों, दलितों, महिलाओं या ओबीसी तबके के अधिकारों को कमतर करके आंख देखती है, तो ऐसे में इस पहचान के बारे में सचेत रहने की जरूरत है। और बार बार इधर कुछ भाजपा के नेता यह बयान देते रहे हैं कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, तो यह विमर्श जो है वो उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस रूप में भारत की पहचान की स्थापना राकेश सिन्हा जैसे चिंतक या भारतीय जनता पार्टी के कई राजनेता करना चाहते हैं,
उसमें हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए या वंचित तबकों के लिए बहुत कुछ आकर्षक नहीं रह जाता है। लेकिन निश्चित रूप से राकेश सिन्हा ने अपने इस लेख में वैचारिक स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा की सीमाओं को दिखाया है, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इशारा किया है जिसके बारे में बहुत ही गहराई से विपक्षी दलों को भी सोचने की जरूरत है कि आखिर नरेंद्र मोदी यह चुनावी जादूगरी कैसे कर पाते हैं कि वो कुछ लोक लुभावन कार्यक्रमों के माध्यम से थोड़ा बहुत आर्थिक फायदा पहुंचाकर लोगों को अपने से बांधे रखने में, अपने समर्थक के रूप में तब्दील करने में सफल हो रहे हैं। जब तक से विपक्षी दल इस महत्वपूर्ण सवाल से नहीं जूझेंगे, मुझे लगता है कि उनके लिए चुनावी रास्ता कठिन ही बना रहेगा। राकेश सिन्हा के इस लेख पर मैं अपनी चर्चा को ये विराम देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी। आगे भी हम अनेक ऐसे लेखों पर बातचीत करेंगे। मुख्य रूप से हम अंग्रेजी अखबारों में छपने वाले लेखों पर ध्यान देंगे, लेकिन यदा कदा कभी कभार ऐसा मौका भी आएगा जब हम हिंदी अखबारों में छपने वाले लेखों की भी समीक्षा करेंगे, और उससे हमें यह पता चलेगा कि असल में हिंदी में जो अखबारों की दुनिया है और जो अंग्रेजी में जो अखबारों की दुनिया है और जिस तरीके का लेखन होता है उसमें किस तरह की बातें सामने आती हैं। क्योंकि यही लेखन जो एक बुद्धिजीवी तबका है, विद्यार्थियों का जो तबका है, शिक्षकों का जो तबका है, अनुसंधानकर्ताओं का जो तबका है, और जो आम पढ़े लिखे लोगों का तबका है, उसकी सोच का निर्माण करता है। तो अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य महत्वपूर्ण लेख पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार।